ओके, कंटिन्यूइंग ऑन। ये रिप्लेसमेंट अगर n ये इंटीजर बने, n/2+1 अगर इंटीजर बने तब तो आप कर सकते हैं, पर अदरवाइज अगर ये हाफ इंटीजर बने तब नहीं कर सकते। पर अगर n बहुत लार्ज है तो अगेन इस अप्रोक्सीमेशन को यूज़ कर सकते हैं। पर अगर मैं लोअर डायमेंशनल सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशन का स्फीयर, तो 3 डायमेंशन के स्फीयर में इसके बजाय इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे, 3/2+1 दैट इज़ 5/2। तो गामा 5/2 की आप वैल्यू रखें, गामा 5/2 होता है 3/2 इंटू गामा 3/2, फिर गामा 3/2 फिर खुद होता है हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ होता है रूट पाई। तो रूट पाई से π⁻³ की एक हाफ पावर कट जाएगी और आपको एग्जैक्ट ये फॉर्मूला मिल जाता है, यू कैन चेक। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी n डायमेंशनल हाइपर स्पेस के वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, ओके, इस पार्ट को मैं यहाँ पे अलग से थोड़ा कर लूँ। जो आपका Vn है वो है πn/2, और n जब लार्ज है, अब मैं लार्ज n की बात कर रहा हूँ तो फैक्टोरियल n/2, और इसके अलावा r⁻n, स्फीयर का रेडियस इस तरह से आता है। इस पार्ट की बात करें, आप n डायमेंशन में हैं, n डायमेंशन में ये स्फीयर भी हो सकता है और एक बड़ा स्फीयर भी हो सकता है, रेडियस अलग अलग। लेकिन n अगर आपका फिक्स्ड है, चाहे 10⁻23 है या जितना भी है, n आपका फिक्स्ड है, तो ये पार्ट आपका फिक्स हो गया। लेकिन इस पार्ट का बिहेवियर n के साथ कैसा है, πn/2 n के साथ ग्रो करेगा, लेकिन फैक्टोरियल n/2 और भी रैपिडली ग्रो करेगा। जब तक n की वैल्यू स्मॉल है, 1 2 3 4 स्मॉलर वैल्यूज़, तब तक ये वाला पार्ट ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है, जबकि इसकी ग्रोथ कम होती है। तो ओवरऑल ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को मैं कांस्टेंट फैक्टर कह रहा हूँ, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n ये फैक्टर कांस्टेंट है। रेडियस के साथ केवल ये वाला पैरामीटर चेंज होता है, ये वाला पार्ट चेंज होता है। तो लेकिन ये वाला पैरामीटर भी जो है स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ n के लिए ये पार्ट ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है। दोनों ग्रो कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर थोड़ा कम रैपिडली ग्रो करता है। लेकिन जैसे जैसे n बढ़ने लगता है इसकी ग्रोथ रेट मच लार्जर हो जाती है। ओके, तो इस पार्ट का Cn का जो आप वो बिहेवियर देखेंगे कुछ इस तरह का होता है, और बाद में ये ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। अगर आप n बहुत लार्ज ले लें तो ये नंबर इसके मुकाबले इतना लार्ज हो जाता है कि ये कहीं स्टैंड नहीं करता है। ओके, फैक्टोरियल फंक्शन जो है इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, दिस लेट मी गिव एन एग्जांपल। माना आप n की जगह 2 लें सिंपली, ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, π⁻2 और फैक्टोरियल 2/2 इज़ 1, फैक्टोरियल 1 दैट इज़ 1। ऊपर का पार्ट पाई के बराबर है, नीचे का पार्ट 1 के बराबर है। π/1 हो गया 3.14। n बराबर 2 के लिए इस कांस्टेंट वाले फैक्टर की वैल्यू लगभग 3.14। आप इससे अगले टर्म पे जाएं। अगले टर्म के लिए हमने इनफैक्ट कैलकुलेशन कर रखी है। V3 में जो एक कांस्टेंट पार्ट होता है 4/3 पाई, 4/3 पाई लगभग कितना हो गया, वेरी रफली कैलकुलेशन करूं, पाई को लगभग मैं 3 मान लूं, 3 से 3 कैंसिल, 4, थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ जाता है, n = 3 के लिए बढ़ता है। लेकिन ये बढ़त लगातार नहीं होती है, कुछ देर बाद n की कुछ ही थोड़ी वैल्यू के बाद ये नंबर मैक्सिमम पे पहुंचता है कांस्टेंट, और उसके बाद ये डिक्रीज़ करने लगता है, क्योंकि अब ये वाला फैक्टर बहुत रैपिडली बढ़ता है। और जैसे जैसे n लार्ज होता है ये नंबर इतना रैपिडली बढ़ता है कि इनफैक्ट यहाँ पे आप लिमिटिंग प्रोसेस अगर चेक करें, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस कांस्टेंट गोज़ टू 0। ये नंबर लार्ज होता है पर ये उसके मुकाबले इतना एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज हो जाता है कि ये रेशो लगभग 0 को टेंड होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर है, Vn टेंड्स टू 0। अगर आप हाइपर स्फीयर्स पे जा रहे हैं तो अगर आपकी हाइपर स्पेस, जिस स्पेस में वो हाइपर स्फीयर आपका है उसकी डायमेंशनलिटी इन्फिनिटी हो रही है, तो आप जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है हाइपर स्फीयर दैट टेंड्स टू 0, वो इस फैक्टर के कारण है। ओके, बट वो तब है जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमारे लिए n लार्ज होगा लेकिन इन्फिनिटी टाइप का टाइप नहीं है, 10⁻23 के ऑर्डर का है। यहाँ पे हम इसका दूसरा फीचर देखना चाह रहे हैं। ओके, अच्छा, ये फीचर भी आपको पता है, ये किसी भी स्फीयर के लिए होता है। सर्कल का एरिया ये होता है, स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है। अगर आप इसको r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ आपको 2πr मिलता है, और यहाँ आप करें तो एक 3 का फैक्टर मिलता है, 3 से 3 कैंसिल, 4πr²। ये सर्किल का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से, सर्किल के सरफेस एरिया से मेरा मतलब है सर्किल का पैरामीटर। अगर मैं इसे सर्किल का वॉल्यूम कह रहा हूँ तो इसे सरफेस एरिया। यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी में वो ना करें, इन चीज़ों को हम हर केस में वॉल्यूम कह रहे हैं और इसको मैं कहूँगा सरफेस। वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन किया तो सरफेस एरिया मिल जाता है। तो ये जनरल प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होता है। अगर n डायमेंशनल उसका वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है, उसको आप r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, r तो मैंने यहाँ कैपिटल R लिया है फॉर एग्जांपल, कैपिटल R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो उस n डायमेंशनल हाइपर स्फीयर का सरफेस एरिया। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ और आप करते हैं छोटी क्लासेस में, इस तरह की कैलकुलेशन हम करते हैं। माना स्फीयर का एग्जांपल मैं लूँ, किसी स्फीयर का रेडियस r है।
अब इस स्फीयर का रेडियस को अगर हम थोड़ा सी इंक्रीज़ कर दें, आर से आर प्लस डी आर कर दें, मतलब डी आर मोटाई और बढ़ा दें हम स्फीयर की, तो इसका वॉल्यूम कितना चेंज होता है। माना पहले का वॉल्यूम वी था और अब नया वॉल्यूम वी प्लस डी वी है, तो ये डी वी कितने के बराबर है। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन हम, एक तरीका तो ये होता है, एक कैलकुलेशन तो ऐसे करते हैं, नया जो स्फीयर बना उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब, और पुराने वाले स्फीयर का वॉल्यूम ये, ऐसे करके भी कर सकते हैं। इसमें आप केवल डी आर स्क्वायर और डी आर क्यूब वाले ऑर्डर के टर्म्स को छोड़ दें तो आपको डी वी मिल जाता है। एडिशनल कितना वॉल्यूम ऐड हुआ, ये शेडेड पार्ट जो है, ऐसे करके करते हैं। या इसको करने का ज़्यादा जो एलिगेंट तरीका है, क्योंकि v का जो एक्सप्रेशन है 4/3 पाई आर क्यूब्ड है, तो इसको अगर आप इसका डिफरेंशियल ले लें dv, तो dv कितना हो जाएगा, अगेन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ओके, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं बेसिकली ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या था, ये सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया इंटू डी आर, ये जनरल वो है। एन डायमेंशनल हाइपरस्फीयर आपके पास है, अगेन सिम्बॉलिकली मैं ऐसे ही दिखाऊंगा। आपने इसके रेडियस को थोड़ा सी इंक्रीज़ किया, तो जो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होता है वो सरफेस एरिया गुणा गया जितनी मोटाई आपने उसकी बढ़ाई है, डी आर उसकी थिकनेस इंक्रीज़ किया, आर से रेडियस को आर प्लस डी आर कर दिया है, तो डी आर आपने मोटाई बढ़ाई और एस एन उसका सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया को उस मोटाई से मल्टीप्लाई कर दें तो एडिशनल जितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो ये कैलकुलेशन आप करते आए हैं, ओके, अभी तक करते आए हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये वॉल्यूम जो है ये ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है। मतलब माना ये नया वॉल्यूम dv है, या मैं n डायमेंशनल केस की अब बात कर रहा हूँ, ये मेरा स्फीयर है n डायमेंशन में, इसका वॉल्यूम अभी vn है, मैंने इसके रेडियस को थोड़ा सी इंक्रीज़ किया, dr इन्फिनिटिसिमली इंक्रीज़ किया, पहले रेडियस r था और अब dr कर दिया, तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सी और बढ़ गया, कितना, dvn। तो मैं फाइनली इस क्वांटिटी पे कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ, इस फ्रैक्शन पे कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ, dvn/vn। उसका वॉल्यूम जितना नया बना पुराने वॉल्यूम के मुकाबले वो कितना था, पुराना मतलब ये अंदर का वॉल्यूम, r रेडियस तक का वॉल्यूम, और ये dvn जो है ये r से 0 से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम नहीं है, ये केवल इस शेल का वॉल्यूम है। इस शेल के वॉल्यूम को ये अंदर जो इतना बड़ा स्फीयर है इसके वॉल्यूम से अगर हम कंपेयर करें, ओके, तो अगर मैं ये कैलकुलेशन करूँ n डायमेंशनल स्फीयर के लिए dvn का, vn का एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, सम कांस्टेंट इनटू r पावर n, वो कांस्टेंट π/2 पाई टू द पावर n/2 वगैरह है, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, सम कांस्टेंट। तो dvn कितना हो जाएगा, दैट कांस्टेंट n/r पावर n-1 इंटू डी आर का फैक्टर भी आएगा, ओके। इसका और इसको अगर आप रेशियो लें, cn का फैक्टर कैंसिल होगा, आप ये फैक्टर ऊपर है, एक बचेगा n, एक बचेगा dr और एक बचेगा डिनोमिनेटर में r। जो फ्रैक्शन है, ये जो एडिशनल शेल, छोटी सी जो शेल बनी, इसका वॉल्यूम जो है, न्यू शेल का वॉल्यूम बट ओल्ड इंटरनल स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इस तरह से ग्रो करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टिपिकल एग्जांपल लेता हूँ। माना जो अंदर का स्फीयर था वो था यूनिट स्फीयर, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए अंदर वाले स्फीयर का रेडियस हम 1 ले लेते हैं, जिस भी डायमेंशन में है, चाहे 2 डायमेंशन में, चाहे 3 डायमेंशन में, चाहे n डायमेंशन में, माना उसका यूनिट स्फीयर है, तो r की जगह मैं 1 रख देता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन सिंपली कितना हो जाएगा, n dr। n है आपके स्पेस की डायमेंशनलिटी, dr आपने थिकनेस कितनी इंक्रीज़ की है, ठीक है। अंदर के स्फीयर का रेडियस हमने 1 ले लिया, तो dr बेसिकली है कितना और हमने उस थिकनेस को बढ़ाया। dr को मैं अलग अलग वैल्यू दूंगा, कभी मैं dr को वैल्यू 0.1 का मतलब आप समझ रहे हैं, पहले स्फीयर का रेडियस 1 था और अब 1 में 0.1 और बढ़ गया, 1.1 हो गया, और बाद में मैं इस dr की वैल्यू को और कम भी कर दूंगा। स्फीयर के रेडियस को मैंने बहुत कम बढ़ाया, 1 से 1.001, और बाद में तो मैं और भी कम कर दूंगा, 10 पावर -10। 10 पावर -10 एक बहुत छोटा नंबर है। बेसिकली आप एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, एक स्फीयर, और अगला स्फीयर जो है वो इससे इन्फिनिटिसिमली बड़ा है, बहुत कम, 10 पावर -10। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यूनिटी, और ये जो शेल की थिकनेस है केवल 10 पावर -10। ये तीनों मैं केस ग्रेजुअली करूँगा, ओके। तो ज़रा इस नंबर को देखें। अब अगर आप सर्किल की बात कर रहे हैं, सर्किल मतलब 2 डायमेंशनल सिस्टम, इस डिनोमिनेटर r को मैंने 1 ले लिया, यूनिट स्फीयर। सर्किल के लिए मैं dr को चलो पहले 0.1 रखता हूँ। सर्किल के लिए n की वैल्यू 2 डायमेंशनल सिस्टम है, dr की वैल्यू 0.1, थिकनेस जो है वो 0.1 यूनिट्स है। माना सेंटीमीटर में आप बात कर रहे हैं, अंदर के स्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है वो 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर।
तो 2 इंटू 0.1 कितना होता है 0.2। जो रेशियो है, नया जो वॉल्यूम ऐड हुआ, अगर मैंने थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाई, कितनी, इतनी थिकनेस बढ़ाई, 1 में 0.1 और ऐड कर दिया, तो लगभग 20%, 0.2 का मतलब 20%, लगभग 20% वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। पहले जितना वॉल्यूम था, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाने पे, कितनी थिकनेस, इतनी थिकनेस बढ़ाने पे लगभग कितना वॉल्यूम ऐड हो रहा है 20%। अगर मैं थिकनेस कम लेता, 0.1 के बजाय 0.01 लेता, तो कितना वॉल्यूम ऐड होता, नया वॉल्यूम जो होता वो पुराने वॉल्यूम का कितना होता, लगभग 2%। तो वॉल्यूम ठीक है ऐड हो रहा है। अगर मैं 3 डायमेंशन में चले जाऊं, जो हमारा नॉर्मल स्फीयर जिसे हम कहते हैं, 3 डायमेंशन में हमारा एक नॉर्मल स्फीयर है। अगेन पहले उसका रेडियस यूनिटी था, अब मैंने उसके रेडियस को थोड़ा सी बढ़ाया, 1 से 1.1 कर दिया, डी की वैल्यू अगेन 0.1। तो इस केस में ये फैक्टर जो बनेगा एन डी आर अपॉन आर, एन की जगह 3, डी आर की जगह 0.1, रेडियस 1 है, अंदर वाले स्फीयर का रेडियस 1 है, तो ये नंबर लगभग 0.3 बन रहा है। 0.3 मतलब 30%। अगर रेडियस आपने 0.1 बढ़ाया तो 30% का वॉल्यूम ग्रो कर रहा है। आप देख रहे हैं 2 डायमेंशन में भी वॉल्यूम बाहर जो वो शेल का वॉल्यूम है वो अंदर के वॉल्यूम के मुकाबले 20% था, 3 डायमेंशन में आते आते वो 30% हो गया। उतनी डी आर ग्रोथ के लिए आप डी आर की ग्रोथ को कम कर दें, तभी भी ये नंबर्स का वेरिएशन ऐसा ही होगा। यहाँ भी वॉल्यूम ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम के ग्रोथ रेट क्या होगी, और ज़्यादा। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं हाइपर स्पेस, हाइपर स्फीयर, और n जो है आपका 10 पावर 23 के ऑर्डर का है। आपका एक यूनिट स्फीयर है, n डायमेंशनल स्पेस में, ये नॉर्मल स्पेस नहीं है, 10 पावर 23 या 10 पावर 24 डायमेंशनल स्पेस है आपका, उस ऑर्डर का स्पेस है। इसमें एक यूनिट स्फीयर था, 1 यूनिट रेडियस का स्फीयर था। आप इसका वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी हुआ वो आप कंप्यूट कर सकते हैं। अब आपने इसके रेडियस को थोड़ा सी बढ़ाया, थोड़ा सी बढ़ाने का मतलब क्या है, ये मेरा फल का छिलका आ गया है, ये संतरा था और ये उसका छिलका है, तो ये वॉल्यूम कितना है, मैं केवल ये कंप्यूट करना चाह रहा हूँ। ये वॉल्यूम इस बाकी वॉल्यूम के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है, dVn नया वॉल्यूम और Vn पुराना वॉल्यूम, इसका रेशियो हम कंप्यूट कर रहे हैं। आगे ये फैक्टर आपने लिया, R रेडियस 1 है, N जो है 10 पावर 24। अगर आप dr को यहाँ पे 0.1 ले रहे हैं, तभी भी ये नंबर 10 पावर 23 बन रहा है। 10 पावर 23 का मतलब समझ रहे हैं आप, ये जो शेल में जो वॉल्यूम है, ये अंदर के वॉल्यूम का 10 पावर 23 गुना है। dVn अपॉन Vn की वैल्यू निकाली आपने। अगर n आपका इतना एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज है, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारे पास इसी तरह के सिस्टम्स आएंगे, तो ये जो थोड़ी सी शेल, कितनी शेल, अगेन वही 1 से 1.1, तो ये नई शेल का वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम जितना भी था, नया वॉल्यूम उसका 10 पावर 23 गुना है। तो अब अगर आप इस ओवरऑल सिस्टम की बात करें, ये पूरे स्फीयर की, अब तो इसका ज़्यादातर वॉल्यूम कहाँ है, इसका ज़्यादातर वॉल्यूम तो इस छिलके में है। अंदर का वॉल्यूम जितना भी हो, केवल इस छिलके का वॉल्यूम उसका 10 पावर 23 गुना है, तो उसका ज़्यादातर वॉल्यूम कहाँ लाई कर रहा है, छिलके में। आप dr की वैल्यू को और कम कर दो, dr अभी मैंने 0.1 के बराबर लिया है, आप dr सीधे 10 पावर -10 ले लो, 0.00000, 9 जीरो और तब एक 1, बहुत छोटी थिकनेस। अगर स्फीयर ये है यूनिट स्फीयर, यूनिट हाइपर स्फीयर, और शेल बहुत पतली है, तभी भी कोई ये हमारा आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होता है। आपके एक्सप्रेशन ये था एन डी आर अपॉन आर, एन है 10 पावर 24 के ऑर्डर का, ठीक है, डी आर आपने जो ले लिया वो 10 पावर -10 के ऑर्डर का है, रेडियस आपने 1 ले रखा है, फिर भी ये नंबर 10 पावर 14, वो जो छोटी सी शेल है, बल्कि उसको डी आर अपॉन आर के टर्म में ही आप सोचें, शेल का जो साइज़ है वो ओरिजिनल स्फीयर के साइज़ के मुकाबले केवल 10 पावर -10 है, फिर भी अंदर के वॉल्यूम के मुकाबले केवल जो शेल का वॉल्यूम है, शेल का वॉल्यूम 10 पावर 14 टाइम्स है। तो ये ओवरऑल अगर आप इस फल को देखें छिलके सहित, तो इसका ज़्यादातर वॉल्यूम तो इस छिलके में ही है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ई रेडियस का हाइपर स्फीयर, जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, ई ये जो इस एन डायमेंशन में, 3n डायमेंशन में जो आपको ये हाइपर स्फीयर बन रहा है, मोमेंटम्स के इस तरह के कंपोनेंट्स के स्क्वायर को ऐड करके, इसका रेडियस एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो अगर एक एनर्जी ई है और एक एनर्जी ई से थोड़ा ज़्यादा, ई प्लस डी, जो हमारी शेल बननी है, एक एनर्जी ई और एक, मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ पर इतनी बड़ी नहीं है ये शेल, ये एनर्जी इससे थोड़ा सी बड़ी है, ई प्लस डी, तो एक रेडियस
थोड़ा सी कुछ रेडियस और एक रेडियस उससे थोड़ा ज़्यादा। तो इस हायर डायमेंशनल सिस्टम में चाहे मैं इस पूरे वॉल्यूम की गणना कर लूँ कि ये टोटल वॉल्यूम जितना था, या केवल इस शेल का वॉल्यूम कंसिडर करूँ, दोनों नंबर्स लगभग बराबर होंगे। क्यों? इस शेल के वॉल्यूम के मुकाबले इस अंदर का वॉल्यूम लगभग नेग्लिजिबल है। ओके, तो यही कंसेप्ट जो हम ये कह रहे हैं, जब हम नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स काउंट करेंगे, बेसिकली मुझे ये वॉल्यूम काउंट करना है। लेकिन मैं चाहे ये वॉल्यूम काउंट करूं, चाहे यहाँ से यहाँ तक का टोटल वॉल्यूम काउंट करूं, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यों? अगर ये वॉल्यूम 1 है, बाहर के शेल का वॉल्यूम 1 है, तो अंदर जितना पूरा स्फीयर है उसका वॉल्यूम केवल 10⁻⁻14 है। तो 1 में चाहे इतना ऐड करो चाहे ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो है, इसी चीज़ को हम कहते हैं कि हायर डायमेंशनल सिस्टम्स में ये जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, ये इतना रैपिडली ग्रोइंग फंक्शन होता है एनर्जी का कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अंदर उससे कम एनर्जी के कंट्रीब्यूशन को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सो दिस नंबर ग्रोज वेरी वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग एनर्जीज फॉर हायर डायमेंशनल सिस्टम्स। ओके, हायर डायमेंशंस में ये नंबर एनर्जी के साथ बहुत रैपिडली ग्रो करता है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में अब हम माइक्रोकेमिकल एंसेंबल के कैलकुलेशन यूज़ करेंगे और मैं इस आर्गूमेंट को वहाँ पे यूज़ करूँगा। जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं, ये एनर्जी का बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सो दिस वी विल यूज़ इन आवर आर्गूमेंट्स। और एक आर्गूमेंट ये वाला भी यूज़ करेंगे, सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट वो वाली होगी जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगी, और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ही हमारे एवरेज को डोमिनेट करेगी। जब हम एवरेज लेने पे आएंगे तो बाकी स्टेट्स तो लगभग नॉन एग्जिस्टेंट हैं, एंसेंबल में उनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, तो एवरेज को डोमिनेट कौन करेगा? ये वाला। आप इसे सोचिए, माना एक बहुत बड़ी क्लास है, उसमें से 1 अरब स्टूडेंट्स हैं। अब 1 अरब स्टूडेंट्स में से लगभग 99.9999% जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर आए हैं 40 नंबर से। फॉर एग्जांपल 100 नंबर का पेपर था और आपके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, से आपके पास 10⁻10 स्टूडेंट्स थे। इसमें से केवल 20 बच्चों को छोड़ के 10⁻10 - 20 जो स्टूडेंट्स हैं, इन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 हैं, और बाकी जो 20 स्टूडेंट्स हैं इसमें से कुछ के नंबर 0 भी हैं, और एक आध के 10 नंबर भी हैं, और एक आध के 20 नंबर भी हैं, और एक आध के 80 नंबर भी हैं, और एक का 100 नंबर भी हैं। अगर आप इस डेटा को मार्क्स के साथ प्लॉट करें, 0 नंबर वाले स्टूडेंट, 10 नंबर वाले, 20 वाले, 30 वाले, 40 वाले, 50 वाले, 60 वाले, 70 वाले, 80 वाले, 90 वाले, 100 वाले, लगभग सारे के सारे बच्चे 10⁻10 में से केवल 20 हटाना है, ऑलमोस्ट 10⁻10, लगभग सारे का सारा डेटा कहाँ है? 40 पे है। 40, 10, 20, 30, 40, हाँ है। 0 नंबर वाला भी है 1 बच्चा, और 10 नंबर वाले भी हैं 1 बच्चा, और 20 वाले भी 2 बच्चे, और 30 वाले भी 1-2 बच्चे हैं, और 100 वाला भी है। लेकिन जब आप इस सिस्टम का एवरेज लेंगे तो एवरेज में इनका कोई रोल नहीं होगा। जो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है उससे कम वाली और ज़्यादा वाली और जो भी वैल्यूज़ हैं उससे डिफरेंट जो भी वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज में कोई रोल नहीं होगा। आप इस सिस्टम का एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इतने बच्चे जो हैं, कितने? 10⁻10 - 20 बच्चे जो हैं, इन सब के मार्क्स हैं 40, तो इनके मार्क्स का सम इतना हुआ। और उसके अलावा एक बच्चा 0 नंबर वाला है, और एक बच्चा 10 नंबर वाला है, और 2 बच्चे माना 20 नंबर वाले हैं, और ऐसे करते करते एक बच्चा 100 नंबर वाला है। ये जो बाकी 20 बच्चे हैं उनके मार्क्स का सम हमने यहाँ ले रखा है। एवरेज निकालने के लिए आप इस नंबर को फिर से 10⁻10 से डिवाइड करोगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 10⁻10 है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 40 नंबर वाले, बाकी छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप इस कंट्रीब्यूशन में को इवेलुएट करेंगे, ये ऑलमोस्ट आपका 40 बनेगा। 40 से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, 40.000000, डेसिमल के 10वें प्लेस पे जाके कोई वैल्यू मिल सकती है, या 39.99999999, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं नेग्लिजिबल है। 10⁻10 के मुकाबले 20 भी कहीं स्टैंड नहीं करता है, 10⁻10 × 40 के मुकाबले ये भी कहीं स्टैंड नहीं करता, ये भी कहीं स्टैंड नहीं करता, ये भी कहीं स्टैंड नहीं करता, ये भी कहीं स्टैंड नहीं करता। आपका न्यूमरेटर ऑलमोस्ट 10⁻10 × 40 है, केवल ये नंबर इंटू ये। 10⁻10 × 40 के मुकाबले 20 × 40 कहीं स्टैंड नहीं करता है, 100 × 1 भी कहीं स्टैंड नहीं करता है। तो न्यूमरेटर इतना और डिनोमिनेटर 10⁻10, तो एवरेज कितना आ रहा है? 40। पूरी क्लास के एवरेज को किसने डोमिनेट कर दिया? मोस्ट प्रोबेबल वाली स्टेट ने। तो जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के करस्पॉन्डिंग ही हो जाएगी। तो ये भी एक दूसरा आइडिया है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब नंबर, ये अगेन
दिस इज समथिंग कॉल्ड दी वर्ल्ड ऑफ लार्ज नंबर्स। ये लार्ज नंबर्स की दुनिया में जाके ऐसा हो रहा है, ऑर्डिनरी उसमें नहीं है। ये जो आपको फीचर देखने को मिला कि ज़्यादातर वॉल्यूम उसका सरफेस पर रिजाइड करता है, या जब नंबर्स बहुत लार्ज हैं तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है वही एवरेज स्टेट भी हो जाएगी। वही स्टेट आपको, एवरेज वैल्यूज़ आपको वही नज़र आएंगे जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के करस्पॉन्डिंग है। तो ये जो लार्ज नंबर्स हैं उनके कारण ऐसा हो रहा है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम जहाँ अप्लाई करने वाले हैं उन सिस्टम्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लार्ज होगा, सो वी विल फ्रिक्वेंटली यूज़ दीज आइडियाज़ अगेन एंड अगेन। So with that, I would like to end this lecture. Okay, thank you everybody.